अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की गूंगी पत्नी। दिल्ली का दरबार और बीरबल का आकर्षण। बादशाह अकबर का दरबार अपने ज्ञानियों, कलाकारों और योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। परंतु सबसे अधिक चर्चा होती थी बीरबल की, जिनकी बुद्धि, वाक्पटुता और हास्य बुद्धि सबको विस्मित कर देती थी। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, मैंने सुना है कि बीरबल की पत्नी बोल नहीं सकती। क्या यह सच है? सभी दरबारी चुप हो गए। उन्हें स्वयं भी इस बात की जानकारी नहीं थी। कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया, कुछ मुस्कुराए, लेकिन किसी को भी सच्चाई का पता न था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह बात सच है? क्या तुम्हारी पत्नी गूंगी है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने जो सुना है वह संभवतः किसी भ्रम का परिणाम है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर यह भ्रम दूर करने का कार्य स्वयं करना होगा। मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि बीरबल की पत्नी सच में गूंगी है या नहीं। शंका की बुनियाद और चुनौती। दरअसल कुछ दरबारियों को बीरबल से ईर्ष्या होती थी। वे चाहते थे कि किसी तरह से बीरबल की छवि को धूमिल किया जाए। इसलिए उन्होंने यह अफवाह फैलाई थी कि बीरबल की पत्नी गूंगी है और इसी कारण वह कभी दरबार या महलों में नहीं दिखती। अब जब खुद बादशाह ने यह बात उठाई तो वे दरबारी मन ही मन प्रसन्न हुए। बीरबल ने बात को समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि आपको सच्चाई जाननी ही है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। बताओ बीरबल, अकबर बोले। आप किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे घर भेजिए जो सामान्य व्यक्ति की भांति मेरे घर में जाए, किसी पहचान के बिना। यदि वह मेरी पत्नी से बात करवा सके तो आप जान पाएंगे कि वह गूंगी है या नहीं। बादशाह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने सबसे वफादार और चालाक सेवक फजलू को यह कार्य सौंपा। बीरबल की योजना। बीरबल जानता था कि उसकी पत्नी बहुत ही समझदार है और किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत करने में सतर्कता बरतती है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ स्पष्ट कर दिया और उसे समझाया कि यह एक परीक्षा है जिसमें केवल चतुराई से पार पाया जा सकता है। बीरबल की पत्नी ने पूरी बात समझ ली और बीरबल की योजना के अनुसार कार्य करने को तैयार हो गई। फजलू का दौरा। अगले ही दिन फजलू एक फकीर के भेष में बीरबल के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बीरबल की पत्नी ने खोला। फजलू ने कहा, माँ, कुछ खाने को मिल जाए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। बीरबल की पत्नी ने बिना कुछ कहे इशारे से उसे बैठने को कहा और भीतर चली गई। कुछ समय बाद वह रोटियां और दाल का एक कटोरा लेकर आई। फजलू ने देखा कि वह बिना एक शब्द बोले सब काम कर रही है। उसने कोशिश की, माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आप गूंगी हैं? बीरबल की पत्नी ने केवल सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया। फजलू ने फिर कहा, अगर आप बोल सकती हैं तो कुछ कहिए ना। क्या मुझे यह भोजन पसंद आया? परंतु बीरबल की पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कराई और भीतर चली गई। फजलू को पूरा यकीन हो गया कि बीरबल की पत्नी सचमुच गूंगी है। वह सीधे दरबार में गया और बादशाह को सारी बातें बताईं। हुजूर, वह औरत एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने कई बार कोशिश की पर उसने केवल इशारों में जवाब दिया। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, यह बात तो सही निकली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं? जरूर, बोलो। एक बार आप स्वयं आइए और मेरी पत्नी से बात करने का प्रयास कीजिए। आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा कि बात क्या है।
अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा और उन्होंने अगले दिन बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। बादशाह का दौरा और सच्चाई। अगले दिन अकबर सामान्य वेशभूषा में गुपचुप ढंग से बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल की पत्नी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बादशाह को देखा वह पहचान गई, परंतु उसने अपनी भावनाओं को नहीं दिखाया। अकबर ने स्वयं बोला, माँ, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बिना बोले उसने सिर हिलाया और पानी लेने भीतर चली गई। लौटने पर उसने सिर झुकाकर पानी बढ़ाया। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। अकबर ने फिर कहा, क्या तुम सचमुच गूंगी हो? बीरबल की पत्नी ने बस मुस्कराया पर उत्तर नहीं दिया। बादशाह ने अब अपनी पहचान प्रकट की और कहा, मैं बादशाह अकबर हूं। अब क्या तुम कुछ बोलोगी? बीरबल की पत्नी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कराते हुए अंदर चली गई। अकबर पूरी तरह चकित थे। उन्होंने दरबार लौटकर सबको बताया, बीरबल की पत्नी सच में गूंगी है। मैंने स्वयं जाकर देखा। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल गंभीर मुद्रा में बोले, जहांपनाह, क्या मैं एक आखिरी बात कह सकता हूं? कहिए। यदि कोई स्त्री किसी अनजान व्यक्ति से बिना आवश्यकता के बात नहीं करती तो क्या इसका मतलब यह है कि वह गूंगी है? अकबर चौंक गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी पत्नी गूंगी नहीं है। वह बोल सकती है, परंतु वह उतनी ही विवेकी है जितनी एक बुद्धिमान स्त्री को होना चाहिए। वह किसी अनजान पुरुष से बात नहीं करती, चाहे वह फकीर हो या बादशाह। इसी में उसकी मर्यादा और बुद्धिमत्ता है। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही अत्यंत चतुर हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कायल था, अब तुम्हारी पत्नी की समझदारी का भी मुरीद हो गया हूं। उपसंहार। इस घटना के बाद किसी ने बीरबल की पत्नी के बारे में कोई शंका नहीं की। बीरबल ने फिर सिद्ध किया कि चतुराई केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रहने में भी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। शिक्षा। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय और परिस्थिति को पहचानकर प्रतिक्रिया देता है। दो, स्त्री की गरिमा और मर्यादा उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। 3, अफवाहें फैलाने वाले अंत में स्वयं लज्जित होते हैं। 4, सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता, वह स्वयं सामने आता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 4 मूर्ख। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास के सबसे रोचक प्रसंगों में से हैं। इन कहानियों में हंसी ठिठोली के साथ साथ नैतिकता, चतुराई और मानवीय व्यवहार की झलक भी मिलती है। बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ ने उन्हें सम्राट अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया। आज की यह कथा अकबर द्वारा बीरबल को एक अनोखा कार्य सौंपने पर आधारित है, जिसमें बीरबल को 4 सबसे बड़े मूर्खों की पहचान करनी होती है। दरबार में नई चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे मनोरंजन की तलाश में थे। संगीतकारों और कवियों की प्रस्तुतियां हो चुकी थीं। अब कुछ हल्का फुल्का और मजेदार सुनने का मन था। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बादशाह मुस्कराए और बोले, अकबर, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल, हुक्म कीजिए जहांपनाह। आपकी हर आज्ञा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अकबर, मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे राज्य से ऐसे 4 व्यक्तियों को ढूंढ कर लाओ जिन्हें हम राज्य के सबसे बड़े मूर्ख की उपाधि दे सकें। पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया।
कुछ दरबारी मुस्कराए तो कुछ हैरानी में पड़ गए। बीरबल, महाराज, यह कार्य कठिन तो अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। मैं 7 दिन में आपको 4 ऐसे व्यक्तियों से मिलवाऊंगा जिन्हें आप मूर्ख कहने में संकोच नहीं करेंगे। अकबर, तो 7 दिन में लौटो 4 मूर्खों के साथ। बीरबल की खोज शुरू होती है। बीरबल अपने साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे केवल सतही मूर्खता नहीं, बल्कि ऐसी मूर्खता ढूंढेंगे जो जीवन की गहराइयों में हास्य पैदा करे। उन्होंने गांव, कस्बे, बाजार और खेतों का दौरा करना शुरू किया। पहला मूर्ख, कुएं में कूदता प्रेमी। बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां उन्होंने लोगों को एक युवक के बारे में चर्चा करते हुए सुना। लोग कहते थे कि वह दिन रात उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता और हर समय आंखों में आंसू लिए घूमता है। बीरबल को उत्सुकता हुई। वे उस युवक के पास पहुंचे और पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? युवक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, साहब, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं। मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, पढ़ाई छोड़ी, घर वालों से झगड़ा किया, पैसा लुटाया, और जब सब कुछ खो दिया तब उसने कहा कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, तो अब क्या करोगे? युवक ने कहा, अब तो कुछ नहीं बचा। सोच रहा हूं कि गांव के कुएं में कूद जाऊं। बीरबल मुस्कराए, पर तुमने उस लड़की से पहले ही क्यों नहीं पूछा कि क्या वह तुमसे प्रेम करती है? युवक बोला, मुझे लगा था वह जरूर करेगी। मैंने तो सब कुछ उसके लिए कर दिया। बीरबल ने सिर हिलाया। यह पहला मूर्ख था जिसने बिना सुनिश्चित किए अपना सब कुछ गवा दिया। दूसरा मूर्ख, बाबा की बांसुरी। अगले दिन बीरबल एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बाबा सिर पर भगवा कपड़ा बांधकर भीड़ जुटा रहा है। उसके पास एक बांसुरी थी और वह कह रहा था कि यह बांसुरी बजते ही कोई भी अमर हो जाता है। लोग बारी बारी से पैसे देकर उस बांसुरी को छू रहे थे और बाबा को प्रणाम कर रहे थे। बीरबल ने भीड़ से पूछा, क्या कोई इस बांसुरी से अमर हुआ है? लोग बोले, अभी तो नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यह चमत्कारी बांसुरी है। बीरबल ने बाबा से पूछा, आप इतने चमत्कारी हैं तो खुद अमर क्यों नहीं हो गए? बाबा बोला, मैंने त्याग किया है, दूसरों के लिए जीवन समर्पित है। बीरबल को समझ आ गया कि यह दूसरा मूर्ख है जो मूर्खता फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है और जनता भी मूर्खता में शामिल है। तीसरा मूर्ख, बैलगाड़ी पर बैठा अफसर। तीसरे दिन बीरबल एक नगर के किनारे स्थित वन क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सरकारी अधिकारी बहुत क्रोधित होकर एक बैलगाड़ी वाले को डांट रहा था। अधिकारी, तुमने मेरी गाड़ी में कील क्यों ठोंकी? मेरी पालकी के नीचे गड्ढा क्यों है? मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। बीरबल ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या बात हुई? गाड़ी वाले ने कहा, हुजूर, इस अफसर को मैंने बैलगाड़ी से भेजा, लेकिन वह रास्ते भर खुद गाड़ी के पहियों पर बैठा रहा और बार बार गिरता रहा। अब कह रहा है कि मैंने जानबूझकर उसे गिराया। बीरबल ने अफसर से पूछा, आप पहियों पर क्यों बैठे थे? अफसर ने गर्व से कहा, मैं हमेशा सबके ऊपर बैठता हूं। बैलगाड़ी में तो सभी बैठते हैं, पर मैं ऊपर बैठना चाहता था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह तीसरा मूर्ख है जो अपने अभिमान में अपनी ही जान जोखिम में डालता है। चौथा मूर्ख, बीरबल स्वयं। बीरबल दिल्ली लौटे और दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल किसे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख घोषित करेगा। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह मैंने 3 महान मूर्ख ढूंढ लिए हैं और चौथे के बारे में कुछ विशेष बात है। अकबर, बताओ उनके बारे में। बीरबल ने पहले 3 मूर्खों के बारे में पूरी कथा सुनाई, प्रेमी, बाबा और अफसर की। दरबार में ठहाकों की बौछार हो गई। अकबर, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, वह मैं स्वयं हूं। अकबर चकित होकर, तुम? पर क्यों? बीरबल, क्योंकि मैं 7 दिन तक मूर्खों को ढूंढता फिरा। पहले ही दिन मुझे ध्यान आ जाना चाहिए था कि सबसे बड़ा मूर्ख तो वह होता है जो मूर्खों को ढूंढने निकलता है, और उससे भी बड़ा वह जो उसे ढूंढने भेजता है। यह सुनते ही बादशाह अकबर हंसी से लोटपोट हो गए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। बीरबल की चतुराई केवल हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि समाज की मूर्खताओं को उजागर करने की कला में भी थी। उन्होंने बड़े ही सहज ढंग से यह समझा दिया कि हम कभी कभी अपने अभिमान, भ्रम या भावनाओं में इतनी दूर चले जाते हैं कि हंसी का पात्र बन जाते हैं। शिक्षाएं। 1. सच्चा प्रेम सोच समझ कर किया जाता है, अंधे होकर नहीं। 2. अंधश्रद्धा व्यक्ति को शोषण का शिकार बना देती है। 3. घमंड अक्सर व्यक्ति को हास्यास्पद बना देता है। 4. हमें दूसरों की मूर्खता पर हंसने से पहले अपनी समझ का भी विश्लेषण करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की 3 शर्तें। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं। इन कहानियों में चतुराई, हास्य और नैतिक शिक्षा का अद्भुत मिश्रण होता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के खुले स्वभाव ने इन दोनों को एक ऐसी ऐतिहासिक जोड़ी बना दिया है जिसकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रिय हैं। आज की यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक विशेष परीक्षा लेने की योजना बनाई, और बीरबल ने केवल उत्तर ही नहीं दिया बल्कि पूरी तरह से सबको चकित कर दिया। दरबार में एक नई योजना। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, परंतु बादशाह के चेहरे पर कुछ विशेष सोच झलक रही थी। बीरबल ने यह भांप लिया और विनम्रता से पूछा, बीरबल जहांपनाह, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कोई विशेष बात है? अकबर, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई इतनी महान है जितनी तुम्हारी प्रशंसा होती है। बीरबल मुस्कराते हुए, महाराज, यह तो आपकी कृपा है जो मैं लोगों को बुद्धिमान दिखाई देता हूं। अकबर, तो फिर क्यों न आज एक अनोखी परीक्षा ली जाए। अगर तुम उसे पूरा कर लो तो मैं न केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूंगा बल्कि तुम्हें एक विशेष उपाधि और इनाम भी दूंगा। बीरबल, हुक्म दीजिए जहांपनाह, मैं सेवा को तत्पर हूं। बीरबल की परीक्षा, 3 असंभव कार्य। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, मुस्कराया और कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हें 3 कार्य करने हैं। ये कार्य सामान्य नहीं हैं, बल्कि असंभव माने जाते हैं। अगर तुम इन्हें पूरा कर पाओ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि वाकई अनमोल है। बीरबल, कृपया आदेश दें महाराज। अकबर ने बीरबल को 3 शर्तें बताईं। 1. एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसने कभी झूठ न बोला हो। 2. ऐसी जगह बताओ जहां सूरज कभी न उगता हो। 3. ऐसी चीज लाओ जो न दिखाई दे, न सुनी जा सके, लेकिन उसका असर सबसे बड़ा हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कार्य सुनने में ही असंभव लगते थे। अकबर, तुम्हें 7 दिन का समय है, बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और दरबार से विदा हुए। पहली शर्त, ऐसा आदमी जो कभी झूठ न बोला हो। बीरबल सबसे पहले नगर की गलियों,
गांवों और मोहल्लों में निकल पड़े। उन्होंने कई लोगों से पूछा, पर कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कभी झूठ न बोला हो। कोई कहता, मैंने बचपन में झूठ बोला था, तो कोई स्वीकार करता, एक बार मैंने व्यापार में किसी को धोखा दिया। 3 दिन बीत चुके थे और बीरबल को कोई नहीं मिला। चौथे दिन बीरबल एक वृद्ध भिक्षु से मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठे भजन गा रहे थे। बीरबल ने पूछा, बीरबल बाबा, क्या आपने कभी झूठ बोला है? भिक्षु मुस्कराकर बोले, बेटा, जब तक सांस है मनुष्य से भूलें होती हैं। झूठ से बचना कठिन है, पर कोशिश जरूर करनी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया। यह उत्तर उन्हें भा गया। वे दरबार लौट आए। अकबर, कहो बीरबल, क्या कोई ऐसा मिला जिसने कभी झूठ न बोला हो? बीरबल, जहांपनाह, केवल एक ही ऐसा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वह है एक नवजात शिशु, जिसने अभी बोलना ही नहीं सीखा। अकबर मुस्कराए। सभी दरबारी भी हंस पड़े। अकबर ने सिर हिलाया। उत्तर चतुर था। अब दूसरी शर्त। दूसरी शर्त, ऐसी जगह जहां सूरज कभी न उगे। बीरबल जानता था कि यह प्रश्न प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सूरज तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं न कहीं उगता ही है। लेकिन अकबर की परीक्षा सरल नहीं थी। एक दिन वह दिल्ली के एक पुराने किले के पास गया, जहां एक बहुत पुराना अंधा कुआं था। वह गहरा और पूरी तरह से ढका हुआ था। अंदर सूरज की एक किरण भी नहीं जाती थी। बीरबल ने वहां की जानकारी ली और दरबार लौट आया। अकबर, क्या तुमने ऐसी जगह ढूंढ ली जहां सूरज कभी न उगे? बीरबल, हां जहांपनाह। वह है किला परिसर के भीतर वह अंधा कुआं। वहां सदियों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। वहां अंधकार ही अंधकार है। अकबर, ये उत्तर भी तर्कसंगत है। अंतिम और सबसे कठिन शर्त का क्या उत्तर है, बीरबल? तीसरी शर्त, जो न दिखाई दे, न सुनी जा सके, लेकिन असर सबसे बड़ा हो। बीरबल जानता था कि यह प्रश्न सबसे गूढ़ है। यह किसी भौतिक वस्तु की बात नहीं कर रहा था। यह एक अनुभव, एक भावना या शायद एक विचार की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने नगर के एक वृद्ध दंपति से बातचीत की, जहां पति बहुत बीमार था और पत्नी उसकी सेवा कर रही थी। वहां उसने देखा कि बिना कहे, बिना दिखाए, केवल भावना और प्रेम से वह महिला अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका प्रेम न दिखाई देता था, न सुना जाता था, पर उसका प्रभाव गहरा था। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर, बीरबल, क्या तुम तीसरी शर्त का उत्तर लाए हो? बीरबल, हां जहांपनाह। वह है भावना, विशेष रूप से प्रेम, त्याग और विश्वास। यह न आंखों से दिखता है, न कानों से सुना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। माँ का प्रेम, देशभक्ति, विश्वास, यह सब अदृश्य होते हैं, पर सबसे शक्तिशाली होते हैं। पूरा दरबार एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। अकबर खुद गहराई में डूबे दिखे। अकबर का उत्तर और बीरबल का इनाम। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अकबर बोले, अकबर, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध किया कि तुम्हारी बुद्धि केवल उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ को समझने में है। अकबर ने बीरबल को राजबुद्धिपति की उपाधि दी और 100 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान किया। उपसंहार। बीरबल की यह परीक्षा न केवल उनके विवेक की, बल्कि उनकी मानवीय दृष्टि की भी परीक्षा थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि तर्क और संवेदना दोनों जब एक साथ चलते हैं, तो हर कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर संभव है। शिक्षाएं। 1. झूठ से बचना कठिन है, लेकिन सत्य का सम्मान आवश्यक है। 2. हर चीज का कोई न कोई दृष्टिकोण होता है,
किसी प्रश्न का उत्तर तलाशना नजरिए पर निर्भर करता है। 3 प्रेम, भावना और विश्वास, ये भले ही दिखाई न दें, लेकिन उनका असर सबसे गहरा होता है। 4 बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं, अनुभव और मानवीय समझ का मिश्रण है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की न्याय कुर्सी। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक गौरवशाली हिस्सा हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि तर्क, न्याय, विवेक और मानवीय मूल्यों की गूढ़ शिक्षा देती हैं। आज की यह कथा बीरबल की न्याय कुर्सी पर आधारित है, जिसमें बीरबल को एक कठिन मुकदमे का निर्णय लेना होता है। यह मामला न केवल जटिल था, बल्कि दरबार की मर्यादा और बीरबल की सूझबूझ की भी कठिन परीक्षा बन गया। दरबार में अनोखा मुकदमा। एक दिन दरबार में 2 व्यक्ति उपस्थित हुए, एक अमीर व्यापारी और दूसरा एक गरीब किसान। दोनों आपस में बहस कर रहे थे और अकबर के सामने अपना मुकदमा रखने की अनुमति मांग रहे थे। अकबर ने दोनों की बात सुनने का आदेश दिया। व्यापारी, जहांपनाह, इस किसान ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि यह जमीन उसकी है, लेकिन इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। किसान, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरे पुरखों की है। हम 3 पीढ़ियों से इस पर खेती करते आए हैं। लेकिन जब से इसकी नजर पड़ी है, यह हर तरह से हमें वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों की दलीलें ध्यान से सुनी और फिर कहा, यह मामला बड़ा कठिन है। इसमें किसी न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति को निर्णय देना चाहिए। मैं यह कार्य बीरबल को सौंपता हूं। बीरबल की न्याय कुर्सी की घोषणा। अकबर ने घोषणा की, इस मुकदमे का निर्णय बीरबल अपनी न्याय कुर्सी पर बैठकर देंगे। दोनों पक्षों को 3 दिन बाद उपस्थित होना है। निर्णय जो होगा वह अंतिम माना जाएगा। बीरबल ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और तैयारियां शुरू हो गईं। बीरबल का न्यायालय और विशेष कुर्सी। बीरबल ने निर्णय लिया कि यह मुकदमा लाल किले के पुराने हिस्से में स्थित एक पुराने दरबार भवन में होगा, जहां कोई शाही हस्तक्षेप नहीं होगा और केवल सत्य के आधार पर न्याय दिया जाएगा। उस भवन में बीरबल ने एक विशेष न्याय कुर्सी बनवाई, सादे लकड़ी की, किंतु बहुत ऊंची, जिसके चारों ओर 4 साधारण कुर्सियां थीं, जिन पर गवाह बैठ सकते थे। बीरबल ने घोषणा की, जो भी इस न्याय कुर्सी पर बैठेगा वह केवल सत्य बोलेगा। जो झूठ बोलेगा उसकी अंतरात्मा स्वयं उसे बेचैन कर देगी। यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी कि बीरबल अब क्या करेंगे। पहला दिन किसान का बयान। तीसरे दिन किसान और व्यापारी दोनों उपस्थित हुए। बीरबल न्याय कुर्सी पर बैठे और बोले। बीरबल, पहले किसान अपनी बात रखे। किसान ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यह जमीन मेरी थी, मेरे पिता की थी और उनके पिता की भी। हमने हर वर्ष इस पर फसल उगाई। हमारे गांव के लोग गवाह हैं। पर व्यापारी ने रिश्वत देकर कुछ दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। मेरे पास लिखित प्रमाण नहीं, परंतु मेरा जीवन इस खेत में बीता है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, केवल नोट किया और किसान को बगल की कुर्सी पर बैठा दिया। दूसरा दिन व्यापारी का बयान। अब व्यापारी की बारी थी। वह आत्मविश्वास से बोला, बीरबल जी, यह जमीन मेरी खरीदी हुई है। मेरे पास दस्तावेज हैं जो मैंने राजस्व विभाग से बनवाए हैं। यह किसान बस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसने हाल ही में वहां काम करना शुरू किया है। यह एक लालची व्यक्ति है। बीरबल ने उसकी बात सुनने के बाद पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी उस खेत में काम किया है?
व्यापारी, नहीं, मुझे क्यों करना पड़ेगा? मैं तो मालिक हूं, काम मजदूर करेंगे। बीरबल ने सिर हिलाया और उसे भी पास की कुर्सी पर बैठा दिया। तीसरा दिन, गवाह और सत्य की खोज। बीरबल ने तीसरे दिन 4 गांव वालों को बुलवाया। 2 ने किसान के पक्ष में गवाही दी, 2 ने व्यापारी के पक्ष में। अब मामला और उलझ गया था। तभी बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सभी को कुछ समय बाहर भेजा और एक सेवक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ उस खेत से थोड़ी मिट्टी लाकर लाओ। कुछ देर में सेवक मिट्टी लेकर आया। बीरबल ने उस मिट्टी को एक कटोरे में रखवाया। सत्य परीक्षण, मिट्टी की परीक्षा। बीरबल ने किसान को बुलाया और उस मिट्टी को सूंघने को कहा। किसान ने मिट्टी को सूंघा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसान, इस मिट्टी की महक मेरे खून में है। यही मेरी माँ है। यही मेरी मेहनत की पहचान है। बीरबल चुप रहे। फिर उन्होंने व्यापारी को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मिट्टी को सूंघो और बताओ क्या महसूस करते हो। व्यापारी हिचकिचाया, फिर बोला, मिट्टी जैसी मिट्टी है। इसमें कोई खास बात नहीं है। अब बीरबल मुस्कराए। बीरबल का निर्णय। बीरबल फिर अपनी न्याय कुर्सी पर बैठे और दरबार में सबको बुलाया। बीरबल, जहांपनाह, इस मुकदमे का निर्णय हो चुका है। मेरे अनुसार जमीन का असली मालिक किसान है। अकबर, क्या कारण है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, भूमि केवल दस्तावेज से नहीं, भावना से जुड़ी होती है। एक सच्चा किसान मिट्टी को पहचानता है, उसे मां की तरह पूजता है। व्यापारी के पास दस्तावेज थे, पर न कोई भावना, न समझ। और सबसे बड़ा प्रमाण थी वह मिट्टी, जिससे किसान का रिश्ता आत्मा का था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर, बीरबल, तुम्हारा निर्णय एक सच्चे न्यायाधीश की तरह था। बीरबल की कुर्सी का रहस्य। अकबर ने हंसते हुए पूछा। अकबर, और यह न्याय कुर्सी का रहस्य क्या था? बीरबल, जहांपनाह, वह केवल एक प्रतीक थी। जब कोई व्यक्ति जानता है कि उसे न्याय की नजरों से देखा जा रहा है, वह अपने आप सच बोलने लगता है। वह कुर्सी नहीं, आत्मा की आवाज थी। उपसंहार। बीरबल ने केवल एक भूमि विवाद नहीं सुलझाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि न्याय केवल कागजों का नहीं, बल्कि भावनाओं, अनुभवों और सत्य के गहन निरीक्षण का परिणाम होता है। शिक्षाएं। एक, सत्य केवल दस्तावेजों से नहीं, बल्कि भावना और अनुभव से भी प्रमाणित होता है। 2, एक सच्चा न्यायाधीश केवल कानून नहीं, मनुष्य की आत्मा को भी देखता है। 3, जो धरती से जुड़ा है, वही उसका असली मालिक होता है। 4, दिखावा, पैसे और प्रभाव न्याय के आगे टिक नहीं सकते। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और शहजादे की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल बुद्धिमत्ता की मिसाल हैं, बल्कि इनमें जीवन के अनेक पहलुओं की शिक्षा भी छिपी होती है। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से एक बना दिया था। आज की यह लंबी और प्रेरणादायक कथा उस समय की है जब अकबर के बेटे शहजादे सलीम को राजकाज की पहली परीक्षा दी गई और बीरबल को उसका मार्गदर्शक नियुक्त किया गया। दरबार में विशेष घोषणा। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे, उन्होंने घोषणा की, अकबर, सम्राट बनने के लिए केवल खून नहीं, गुण भी चाहिए। मेरे बेटे सलीम को अब अपने प्रथम प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। सलीम अभी युवा था, ऊर्जावान, साहसी लेकिन अनुभवहीन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, सलीम को मार्गदर्शन देना तुम्हारा काम होगा।
मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी देखरेख में एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण क्षेत्र शांति और न्याय से चलाए। बीरबल विनम्रता से, जहां पनाह, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र। बीरबल ने वह क्षेत्र चुना जो राजमहल से थोड़ी दूर स्थित था, हरनपुर। यह राज्य अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन वहां 3 प्रकार की समस्याएं थीं। 1 कर वसूली में बेईमानी, 2 कृषकों की बदहाली, 3 स्थानीय दरोगा का अत्याचार। बीरबल और सलीम दोनों हरनपुर पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद खराब था, बाजार वीरान, किसान परेशान और प्रशासन भ्रष्ट। प्रशासन की पहली सीख। पहले दिन सलीम ने आदेश दिया कि अगले दिन सभी किसान और दरोगा दरबार में उपस्थित हों। सलीम, मैं चाहता हूं कि मुझे सारी सच्चाई बताई जाए, कोई भयभीत न हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, शहजादे, सच्चाई तब सामने आती है जब व्यक्ति निडर हो। कल कुछ खास मत पूछिएगा, बस कहिए कि सब लोग एक एक बात कहें जो उनके दिल में हो। अगले दिन किसानों ने जो बातें कहीं, वे चौंकाने वाली थीं। एक किसान, हमें जबरन ज्यादा कर देना पड़ता है। दूसरा, हमारी फसल बिकती नहीं, क्योंकि दरोगा ही खरीदता है और फिर ऊंचे दामों में बेचता है। तीसरा, हमें मवेशी चराने भी डर लगता है, क्योंकि हर जगह दरोगा के सिपाही टैक्स मांगते हैं। सलीम ने गुस्से में दरोगा को घूरा। दरोगा, हुजूर, ये झूठ बोलते हैं। मेरे पास दस्तावेज हैं, सब कुछ नियम से हो रहा है। सलीम ने दस्तावेज मांगे। वे देखकर वह उलझ गया, सारे कागज सही थे। पर सलीम की आंखें शक कर रही थीं। बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने सलीम से कहा, बीरबल शहजादे, अगर तुम्हें न्याय करना है तो आंख से नहीं, बुद्धि से देखना होगा। सलीम, लेकिन सब गवाह गरीब हैं, दरोगा के पास दस्तावेज और सत्ता दोनों हैं। बीरबल, तो हमें सत्य को उजागर करने की एक योजना बनानी होगी। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, राजा ने एक विशेष योजना बनाई है। अगले 3 दिन तक हर व्यक्ति अपने घर के बाहर एक दीपक जलाएगा और दरवाजे पर एक कागज चिपकाएगा, जिसमें वह अपने मन की बात बिना नाम के लिखेगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बीरबल की बात का असर था। अगले दिन सैकड़ों घरों पर कागज लगे थे और अधिकतर में एक ही बात थी, दरोगा भ्रष्ट है। सच्चाई का प्रमाण। अब बीरबल ने एक तीसरा तरीका चुना। उन्होंने आदेश दिया, हरनपुर के 5 किसानों को दरोगा के सामने 5 दिन तक खेती करने भेजा जाएगा। उन्हें बिना टैक्स दिए खेती करनी है। यदि उन्हें किसी ने रोका तो उसका नाम दरबार में बताया जाएगा। पहले ही दिन एक किसान दौड़ता हुआ वापस आया, उसके बैल छीन लिए गए थे। दूसरे दिन एक और किसान को मारा गया। तीसरे दिन बीरबल ने सिपाहियों को गुप्त रूप से खेतों में तैनात किया। वहां उन्होंने देखा कि दरोगा के ही आदमी किसानों को धमका रहे थे। अब साक्ष्य सामने थे। दरोगा का पर्दाफाश और न्याय। बीरबल और सलीम ने दरोगा को दरबार में बुलाया और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सलीम, तुमने न केवल किसानों का शोषण किया, बल्कि झूठे दस्तावेज बनवाकर हमें धोखा भी दिया। दरोगा ने घबराकर अपने अपराध स्वीकार कर लिए। सलीम ने आदेश दिया, दरोगा को पद से हटाया जाए और अगले 1 वर्ष तक हरनपुर के किसानों से कोई कर न लिया जाए। उन्हें राहत दी जाए। पूरा हरनपुर सलीम की जय जयकार करने लगा। बीरबल की अंतिम सीख। सलीम ने बीरबल से कहा, सलीम, अगर आप न होते तो मैं कभी इस सच्चाई को नहीं समझ पाता। बीरबल, जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती, वहां दीपक जलाना पड़ता है। आपने आज पहला दीपक जलाया है।
परंतु असली चुनौती तब होगी जब आपके विरोधी आपके सामने होंगे। सलीम, तो अगला कदम क्या होगा? बीरबल, अपने सच्चे सलाहकारों को पहचानो, झूठी चापलूसी से दूर रहो, और सबसे बड़ी बात, हर फैसले में जनता की भलाई सोचो, अपने लाभ की नहीं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर को जब सलीम और बीरबल की यह सफलता पता चली तो वह प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुमने मेरे बेटे को राजकाज की असली शिक्षा दी। मैं चाहता हूं कि यह अनुभव सलीम जीवन भर याद रखे। बीरबल, जहांपनाह, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। अब सलीम खुद ही रास्ता ढूंढ पाएंगे। अकबर ने बीरबल को राजमार्गदर्शक की उपाधि दी। उपसंहार। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रशासन, राजनीति और न्याय केवल अधिकार की बात नहीं, बल्कि सेवा, संवेदनशीलता और सच्चाई की लड़ाई है। एक शासक का मूल्य उसकी जनता के प्रति करुणा और निर्णयों की पारदर्शिता से तय होता है। मुख्य शिक्षाएं। एक, न्याय बिना साक्ष्य के नहीं, लेकिन सच्चाई की खोज केवल दस्तावेजों से नहीं की जा सकती। 2, जनता की आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। 3, एक अच्छा शासक वही है जो हर निर्णय जनता के हित में ले। 4, बुद्धिमत्ता केवल विद्या से नहीं, अनुभव और विवेक से आती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और अदृश्य अपराधी। प्रारंभ, राजमहल में हलचल। एक सुबह अकबर के दरबार में कोहराम मच गया। रानियों के कक्ष से सूचना आई कि सम्राट की प्रिय अंगूठी, जो उन्हें फारस के बादशाह ने भेंट की थी, चोरी हो गई है। यह अंगूठी न केवल कीमती थी, बल्कि राजशक्ति और कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक भी थी। चोरी की खबर मिलते ही महल में चौकसी बढ़ा दी गई। पहरेदारों से लेकर सेविकाओं तक सब पर संदेह किया गया, पर अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। अकबर क्रोधित थे। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर का आदेश। अकबर, बीरबल, यह कोई सामान्य चोरी नहीं है। यह महल की गरिमा और सुरक्षा पर हमला है। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल गंभीर स्वर में, जहांपनाह, यदि अपराध महल के भीतर हुआ है, तो चोर भी महल के भीतर ही होगा। मुझे केवल एक दिन दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अकबर, यदि तुम सफल नहीं हुए तो इस बार मैं तुम्हें भी दंड दूंगा, क्योंकि इस बार मामला मेरे सम्मान का है। बीरबल मुस्कराए। उन्हें चुनौती स्वीकार थी। पहला कदम, दृश्य जांच। बीरबल ने सबसे पहले वह कक्ष देखा जहां अंगूठी रखी थी। यह रानियों के विशेष खजाने का कमरा था। वहां केवल चुनिंदा दासियां और कुछ सेवक ही प्रवेश कर सकते थे। बीरबल ने ध्यान से कक्ष का निरीक्षण किया। कोई ताले टूटा नहीं था। दरवाजे पर पहरा लगा था। अलमारी में कोई जबरन खोलने के निशान नहीं थे। यह स्पष्ट था कि चोरी अंदर के किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने ही की थी। दूसरा कदम, संभावित संदिग्ध। बीरबल ने पिछले 3 दिन की सेवकों की ड्यूटी लिस्ट मंगवाई। इसमें लगभग 10 नाम ऐसे थे जो किसी न किसी रूप में उस कक्ष के संपर्क में थे। 1, गौहर, मुख्य सेविका। 2, रुखसाना, रसोई की सहायक। 3, फहीम, दरबार का दरबान। 4, महक, रानियों की मसाज करने वाली। 5, यूसुफ, सफाई कर्मचारी। 6, गुलबानो, फूल सजाने वाली। 7, आसिफा, वस्त्र प्रबंधक। 8, हलीमा, दवाएं लाने वाली। 9, शरीफा, जल व्यवस्था देखती थी। 10, अकिल, कक्ष की दीपक व्यवस्था। बीरबल को अब सच्चाई जानने के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत थी। तीसरा कदम, बीरबल की चाल। बीरबल ने सम्राट से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया मुझे दरबार में इन 10 को एकत्र करने की अनुमति दीजिए।
पर मैं उनसे सामान्य पूछताछ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं भी देखें कि चोर कैसे पकड़ा जा सकता है बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन दरबार में सभी 10 संदिग्ध उपस्थित हुए। पूरा दरबार कौतूहल से भर गया था। बीरबल का अनोखा परीक्षण। बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। सभी छड़ियां समान लंबाई की थीं, लगभग 1 हाथ की। बीरबल, यह छड़ी एक विशेष औषधि से बनाई गई है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में आधा इंच बढ़ जाएगी। आप सबको यह छड़ी लेकर अपने घर जाना है और कल सुबह वापस आकर इसे मेरे सामने लाना है। लोग हैरान हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। बीरबल ने गुप्त रूप से आदेश भी दिया कि किसी पर नजर रखी जाए। अगली सुबह चोर का पर्दाफाश। अगले दिन सभी 10 लोग वापस आए। उन्होंने छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने सबकी छड़ियां देखीं, मापीं और फिर एक छड़ी को अलग किया। बीरबल, यह छड़ी सबसे छोटी है, यह आधा इंच कम है। इसका मतलब है, इस छड़ी के मालिक ने यह सोचकर इसकी थोड़ी काट दी कि यदि वह चोर है तो छड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन असल में मैंने कोई औषधि नहीं लगाई थी। इसका डर ही उसे बेनकाब कर गया। सब सन्न रह गए। बीरबल ने आगे कहा, यह छड़ी गुलबानो की है और वही चोर है। गुलबानो कांप उठी और घुटनों पर गिर पड़ी। गुलबानो, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा भाई बीमार था। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने पहले गुलबानो को गंभीरता से देखा, फिर बीरबल की ओर देखा और मुस्कराए। अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। बीरबल, जहांपनाह, चोर केवल हाथों से चोरी नहीं करता, वह अपने डर से खुद को पकड़वाता है। गुलबानो को जेल भेजा गया, लेकिन उसकी सच्चाई और पश्चाताप के कारण उसे बाद में क्षमा कर दिया गया और उसकी सहायता भी की गई। कुछ दिन बाद एक नई साजिश। मामला खत्म नहीं हुआ था। बीरबल को सूचना मिली कि किसी ने जानबूझकर अंगूठी चोरी करवाई थी ताकि महल की व्यवस्था को बदनाम किया जा सके। बीरबल ने फिर जांच शुरू की और वह पहुंचे महल के एक सलाहकार जफरुल्लाह के पास, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था। बीरबल ने चाल चली। उन्होंने एक नौकर के माध्यम से जफरुल्लाह तक अफवाह पहुंचाई। बीरबल को गुलबानो से चिट्ठी मिली है जिसमें किसी बड़े आदमी का नाम लिखा है जिसने उसे चोरी के लिए कहा था। जफरुल्लाह बेचैन हो उठा। उसने गुलबानो को जेल में चिट्ठी भिजवाने की कोशिश की कि वह सब कुछ न कहे। बीरबल पहले से ही जेल में जासूस बैठा चुके थे। चिट्ठी जब्त कर ली गई। अब बीरबल को पूरा प्रमाण मिल चुका था। साजिश का अंत। दरबार में एक बार फिर सभा हुई। बीरबल, जहांपनाह, अंगूठी की चोरी केवल गरीबी का परिणाम नहीं थी, बल्कि महल की राजनीति का खेल भी इसमें छिपा था। उन्होंने चिट्ठी और जफरुल्लाह की साजिश उजागर की। अकबर क्रोधित होकर, ऐसे विश्वासघातियों को दरबार में कोई स्थान नहीं। जफरुल्लाह को निष्कासित कर दिया गया। बीरबल की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल चोर पकड़ा बल्कि उस साजिश का भी पर्दाफाश किया जिसे मैं समझ भी नहीं पाया था। बीरबल विनम्रता से, जहांपनाह, चोर को पकड़ना आसान है, परंतु साजिश को समझने के लिए व्यक्ति को सब्र, बुद्धि और दृष्टि तीनों की जरूरत होती है। उपसंहार। यह कथा हमें सिखाती है कि अपराध का सामना केवल क्रोध से नहीं, बुद्धि से करना चाहिए। डर अपराधी का सबसे बड़ा शत्रु होता है।
सच्चा न्याय वह है जो केवल सजा नहीं देता बल्कि व्यवस्था की जड़ें भी साफ करता है। प्रशासन में भीतर की साजिशें अक्सर बाहरी अपराधों से अधिक खतरनाक होती हैं। मुख्य शिक्षाएं। एक, डर हमेशा अपराधी को उजागर करता है। दो, किसी के चरित्र को परखने के लिए बुद्धिमानी की परीक्षा जरूरी है। तीन, महल हो या समाज, भीतर की गंदगी साफ करना सबसे जरूरी होता है। चार, बीरबल जैसे व्यक्ति केवल सलाहकार नहीं, शासन के रक्षक होते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और तीन चेहरे वाला सत्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की जोड़ी केवल चतुराई और हास्य के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनके बीच का विश्वास, तर्कशीलता और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। यह कहानी एक ऐसे रहस्य, धोखे और न्याय की तलाश की है, जहां सच के तीन चेहरे होते हैं, एक वह जो दिखता है, दूसरा वह जो कहा जाता है, और तीसरा जो वास्तव में होता है। प्रारंभ। संदिग्ध सत्य। यह घटना तब की है जब अकबर का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। एक दिन अचानक शाही दरबार में तीन व्यक्ति उपस्थित हुए, सभी रोते गिड़गिड़ाते हुए सम्राट अकबर के सामने न्याय की याचना करने लगे। तीनों का दावा था कि एक ही बच्चा उनका बेटा है। बच्चा 5-6 साल का सुंदर बालक था, जो बेजुबान होकर केवल अपने चारों ओर घबराकर देख रहा था। तीनों पुरुषों ने अलग अलग कहानियां सुनाई और दावा किया कि यह बच्चा उन्हीं का खोया हुआ पुत्र है। अकबर चौंक गए। यह तो अब तक की सबसे जटिल समस्या लग रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल की एंट्री। बीरबल दरबार में आए और तीनों पुरुषों से पूछताछ शुरू की। सभी तीन व्यक्ति अलग अलग जातियों और क्षेत्रों से थे। एक रामदास, एक ग्रामीण किसान जो आगरा से 40 कोस दूर रहता था। दो शमशेर खान, एक पठान व्यापारी जो अफगान सीमा से व्यापार करता था। तीन जगदीश राय, एक जमींदार जो प्रयागराज के पास एक गांव का मालिक था। तीनों ने प्रमाण प्रस्तुत किए। रामदास ने बच्चे के बचपन की लकड़ी की झुनझुना दिखाई। शमशेर खान ने एक पुराने कागज का टुकड़ा दिखाया, जिस पर जन्मतिथि और बच्चे का नाम लिखा था। जगदीश राय ने एक तावीज दिखाया, जो उसने बच्चे के गले में पहनाया था, पर बच्चा इन तीनों को पहचान नहीं पा रहा था। अकबर की उलझन। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है। एक बच्चा और तीन पिता, इनमें से दो झूठ बोल रहे हैं। पर कौन? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह सत्य तक पहुंचने के लिए आंखों की नहीं, मन की सुननी होती है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। पहला दिन, बीरबल की जांच। बीरबल ने तीनों पुरुषों और बच्चे को अपने साथ एक अलग महल में रखा। उन्होंने तीनों पुरुषों से एक एक कर अलग अलग कमरे में मिलकर 3 प्रश्न पूछे। 1. बच्चा किस नाम से पुकारा जाता था? 2. उसकी मां का क्या नाम था? 3. उसे किस चीज से डर लगता था? तीनों के उत्तर अलग थे। रामदास ने कहा, नाम था गोपाल, मां थी सीता और उसे अंधेरे से डर लगता था। शमशेर खान, नाम था फैज, मां थी जैनब और उसे कुत्तों से डर लगता था। जगदीश राय, नाम था अजय, मां थी कमला और उसे ऊंचाई से डर लगता था। बीरबल ने इन बातों को लिख लिया और बच्चे के व्यवहार पर ध्यान देने लगे। दूसरा दिन, बच्चे की परीक्षा। बीरबल ने उस बच्चे को 3 अलग अलग परिस्थितियों में रखा। 1. अंधेरे कमरे में बच्चा डरकर रोने लगा। 2. कुत्ते के पास बच्चा हंसकर खेलने लगा। 3. ऊंची छत पर ले जाकर बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। बीरबल को पहला संकेत मिला, बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, जैसा रामदास ने बताया था। अब बीरबल ने उस बच्चे को धीरे धीरे प्रेम से बातों में लगाया।
बच्चा अब थोड़ा सहज हो गया था। उसने टूटी फूटी भाषा में कहा, माँ मुझे गोपाल बुलाती थी। बीरबल के मन में संदेह और कम हो गया, पर अब भी प्रमाण अधूरे थे। तीसरा दिन, आखिरी जांच। बीरबल ने उन तीनों पुरुषों को एक साथ बुलवाया और कहा, मैं अब अंतिम परीक्षा करूंगा। बच्चा आज निर्णय करेगा कि वह किसके साथ जाना चाहता है। बीरबल ने बच्चे को दरबार में लाकर तीनों पुरुषों के सामने खड़ा कर दिया। तीनों ने एक एक कर बच्चे को बुलाया। शमशेर खान ने मिठाइयाँ और खिलौने निकाले। जगदीश राय ने सोने का सिक्का दिखाया। रामदास ने अपने हाथ फैला दिए और कहा, आ गोपाल बेटा, मैं हूं तेरा बा। बच्चा शमशेर की मिठाइयों की ओर ललचाया, पर रामदास की ओर दौड़ गया और उसकी छाती से लिपट गया। पूरा दरबार भावुक हो गया, परंतु बीरबल रुके नहीं। बीरबल ने अब तीनों पुरुषों के पहनावे, बोलचाल और व्यवहार का गहन विश्लेषण किया। शमशेर खान एक व्यवसायी था और बच्चा हिंदी के बजाय ब्रज भाषा समझता था। जगदीश राय की देह भाषा में एक बनावटीपन था, उसके प्रमाणों में भी नई स्याही की गंध थी। जब बीरबल ने रामदास के गांव में गुप्त रूप से एक आदमी भेजकर जानकारी मंगाई, तो पता चला कि वह सच में पिछले 5 वर्षों से अपने बेटे के लिए मंदिर में मन्नतें मांग रहा था। निर्णय की घड़ी। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, आज इस निर्णय से किसी की जिंदगी बदलने वाली है। बीरबल, तुम्हारा निर्णय क्या है? बीरबल ने तीनों पुरुषों की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, सत्य एक ही है और वह है रामदास। उन्होंने तर्कों की कड़ी इस प्रकार प्रस्तुत की। एक बच्चा अंधेरे से डरता है, जैसा केवल रामदास ने कहा। 2 बच्चा गोपाल नाम पर सहज प्रतिक्रिया देता है। 3 गांव से मिली जानकारी और मंदिर की मन्नतों ने रामदास के कथन को सत्य सिद्ध किया। 4 रामदास के पास कोई महंगा प्रमाण नहीं था, केवल भावनाएं थीं। और यही सच्चाई होती है। अकबर खड़े हो गए और घोषणा की, आज से यह बच्चा रामदास का पुत्र घोषित किया जाता है। अन्य 2 झूठे दावेदारों को दंडस्वरूप नगर से निष्कासित किया जाए। एक और मोड़, पर्दे के पीछे की चाल। जब सब कुछ समाप्त हो गया, बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली कि जगदीश राय ने शमशेर खान को पैसे देकर यह नाटक रचवाया था ताकि बच्चा पाने की प्रतियोगिता जटिल हो जाए और रामदास पर संदेह बने रहे। बीरबल ने अपने गुप्तचर हकीम अली को भेजा और पता लगाया कि जगदीश राय का बेटा मर चुका था और वह नया उत्तराधिकारी चाहता था ताकि उसकी संपत्ति की कानूनी वारिसी न रुके। शमशेर खान को रिश्वत देकर नाटक रचाया गया ताकि भ्रम फैले। अब बीरबल ने सम्राट को बताया, जहां पनाह, झूठ का दूसरा चेहरा हमेशा ज्यादा सुंदर दिखता है, पर वह असली नहीं होता। अकबर ने दोनों को महल की संपत्ति में धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए उन्हें सजा दी। समापन, बच्चे का भविष्य। रामदास को महल की ओर से एक छोटा सा खेत, वर्षभर का अन्न और बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। बच्चा अब अकबर की शाही पाठशाला में पढ़ेगा और बीरबल उसका संरक्षक बना। अंत में अकबर ने कहा, सत्य 3 रूपों में आता है, झूठे वस्त्र में, सुनहरे भ्रम में और एक नग्न यथार्थ में। पर बीरबल, तुम्हें हर बार वह नग्न यथार्थ दिख जाता है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, आंखें केवल सामने दिखाती हैं, पर मन जो दिखाता है वही असली सच होता है। कहानी से शिक्षा। 1. सच्चाई बहाने या प्रमाणों में नहीं, भावना में होती है। 2. सच्चा प्रेम कभी प्रमाण नहीं मांगता, वह केवल महसूस होता है। 3. बुद्धि और तर्क यदि भावना से जुड़े तो अद्भुत न्याय दे सकते हैं। 4. झूठ जितना भी सुंदर क्यों न हो,
वह अंततः उजागर हो ही जाता है। अकबर बीरबल की कहानी, चतुर बीरबल और अनोखा न्याय। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे कि एक व्यापारी वहां रोता बिलखता हुआ आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरी एक मतीना मोहरों से भरी थैली कहीं खो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, इसकी मदद करो, यह मामला बहुत गंभीर है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है किसने चुराई? व्यापारी बोला, मुझे शक है कि मेरे ही नौकर हरिया ने चोरी की है। बीरबल ने हरिया को बुलवाया। वह गरीब और साधारण वेशभूषा वाला व्यक्ति था। उसने साफ साफ कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, हम इसका निर्णय कल करेंगे, पर एक काम करना होगा। तुम दोनों ये बांस की छड़ियां अपने पास रखो। मैंने मंत्र पढ़े हैं, जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। दोनों छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन बीरबल ने दोनों से छड़ियां मंगवाई और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोर यही है, हरिया। अकबर हैरान हो गए, पर कैसे पता चला? बीरबल बोला, जहांपनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी। हरिया डर के मारे रात में अपनी छड़ी 1 अंगुल काट लाया ताकि सुबह बढ़ी हुई न लगे। उसकी छड़ी बाकी से छोटी निकली। इससे सिद्ध हुआ कि वही चोर है। हरिया ने घुटनों के बल गिरकर अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर न्याय हुआ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां सच्चाई छुपती है वहां एक चालाक सवाल ही उसका पर्दा खोलता है। सीख, बुद्धिमत्ता और धैर्य से कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। झूठ चाहे जितना भी छुपाया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है।